ओके सो हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, ज़रूरत क्या है, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग होता कैसे है। टोटल 6 अलग टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और पढ़ाते टाइम आई विल अंडरलाइन सम पॉइंट्स, आई विल हाईलाइट सम पॉइंट्स, आई विल एड अप सम पॉइंट्स। वो सब चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है और अपनी किताब में भी करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अभी भैया मेथड जो होता है डिमांड फोरकास्टिंग का वो 6 होता है, आपने बताया। सबसे पहला मेथड क्या है? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। बायर का जो इरादा है उसका सर्वे करवाओ। सर्वे मतलब आदमी को बैठाओ, आदमी को हाथ में पेपर दो कि ये आपको पूछना है उससे। आदमी घर घर जाके, मॉल मॉल जाके, हर जगह जाके कंज्यूमर से पूछेगा। जो पेपर आप उसमें लिख के दिए अपने प्रोडक्ट के बारे में जो पूछना है वो चीज़, उस चीज को जब आप पढ़ोगे तब आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, आप फ्यूचर देख पाओगे अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किससे पूछ रहे हैं? कंज्यूमर से। ये कौन से रन में काम आता है भैया? ये शॉर्ट रन में काम आता है, छोटे टाइम पे, 1 साल 1.5 साल, इस टाइम के बारे में अगर क्या डिमांड होने वाला है देखना है तो फिर ये काम आता है, नहीं तो इसका कोई काम नहीं। अब बुक से हम लोग पढ़ते हैं इस बात को पूरा। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, यहां पे लिख दीजिए कंज्यूमर फोकस। सबसे डायरेक्ट तरीका है ये डिमांड को एस्टिमेट करने का। सबसे डायरेक्ट तरीका कौन सा है? द मोस्ट डायरेक्ट मेथड इज सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। डिमांड एस्टिमेट होता है कौन से रन में? शॉर्ट रन में। कस्टमर से पूछा जाता है कि आप क्या प्लान कर रहे हो फ्यूचर में खरीदने का, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। ये जो मेथड है ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है अपने आप में, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट पूछ लो कस्टमर से, ठीक है, दैट्स इट। कस्टमर के पास जाओ और डायरेक्ट पूछ लो। अभी बात करते पर्पस का, क्या मतलब जरूरत है इसका। तो देखो, यहाँ पे टाइम अवेलेबल देखने का जरूरत है, कॉस्ट देखने का जरूरत है। जनरली हाई होता है, टाइम भी लगता है इसमें और पैसा भी लगता है, क्योंकि हम लोग जिस इंसान को बोलेंगे, अपने जो एम्प्लॉय को बोलेंगे कि जाओ पूछो, वो भी पैसा लेगा और पूछने में टाइम भी लगेगा। तो इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में आगे हम लोग ये सब बात देखेंगे। फॉर द टाइम भी ये जो मेथड है बायर के इंटेंशन का सर्वे करना, ये कैसे कैसे हो सकता है? देखो, पहले होता है कंप्लीट एन्यूमरेशन, जहां पर सारे कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को, जो मेरे को लगता है कि हाँ खरीदेंगे हमारा सामान, उनसे इंटरव्यू किया जाता है कि आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो एम का फ़ोन खरीदा, उससे हम इंटरव्यू किए कि आप क्या सोच रहे हो, एम का कौन सा मॉडल लेने का। वो बोलेगा मेरे को एम आई 10T लेने का मन है फ्यूचर में, या फिर एम आई नोट 7 प्रो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, मेरे को वो लेने का मन है, या फिर आई विल नॉट टेक एम आई एट ऑल। ये कस्टमर का रिस्पॉन्स आया, उस बेसिस पे हम लोग डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं। सोच रहे कि अच्छा, मानो 10 कस्टमर से पूछे, 10 में से 8 का अच्छा रिस्पॉन्स आया नोट 7 प्रो को लेकर, ये मॉडल को लेकर, तो इसको और बनाना है, इसका डिमांड फ्यूचर में ज़्यादा होने वाला है। सेकेंड मेथड है सैंपल सर्वे मेथड। इसमें एक सैंपल लेकर, जो कि साइंटिफिकली चूजन है। देखो, सैंपल का मतलब क्या होता है? ब्लड सैंपल देते हैं हम लोग। ब्लड सैंपल मतलब बॉडी में जितना खून है उसका सिर्फ एक हिस्सा, ठीक है। तो मानो इंडिया में टोटल 140 टू 150 करोड़ पॉपुलेशन है, बट साइंटिफिकली हम लोग कस्टमर के एक सेक्शन को चुनेंगे, मानो 100 कस्टमर, 200 कस्टमर ऐसे चुनेंगे और उनसे इंटरव्यू करेंगे। उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम लोग डिमांड फोरकास्ट करेंगे। वो जो बोलेंगे उस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे अच्छा ये प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है, ये प्रोडक्ट में ये चेंजेस का जरूरत है, वहां से। और तीसरा, एंड यूज मेथड। यहां पे थोड़ा गेम पलटते हैं। यहां पे जो इनपुट होता है ना, इनपुट दूसरे वर्ड में बोले तो इंटरमीडिएट गुड। जैसे कि आइसक्रीम बनाने के लिए दूध का जरूरत होता है,
फोन बनाने के लिए चिपसेट वगैरह का जरूरत होता है, तो उस गुड्स के ऊपर फोकस करते हुए कंज्यूमर से पूछो, ठीक है। आइसक्रीम के बारे में नहीं पूछेंगे कंज्यूमर से पूछेंगे कि आपको मिल्क पसंद है, क्योंकि एक बीमारी होता है लैक्टोस इंटॉलरेंस, जिसमें आप जब मिल्क लेते हो तो आपको मतलब एलर्जी हो जाता है। तो पता करेंगे मार्केट में कितने लोग हैं जिनको मिल्क का आइसक्रीम नहीं पसंद है, मिल्क नहीं पसंद है बेसिकली, और उनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन फ्लेवर में निकालेंगे। तो ये 3 मेथड है जब हम लोग कंज्यूमर फोकस्ड होकर कंज्यूमर से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, और डिमांड फ्यूचर में क्या होने वाला है ये डिसाइड करते हैं। ये कौन सा रन में होता है? शॉर्ट रन में होता है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखो, इसमें जो बर्डन ऑफ फोरकास्टिंग है इस मेथड में किसके ऊपर है? कंज्यूमर, उससे पूछा जाएगा और उसके डिसीजन, उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कंप्लीटली उनके बातों पे डिपेंड करने लगे तो हो सकता है कि हमारा नुकसान हो, क्योंकि बहुत सारा बायस्ड डिसीजन आएगा, भेदभाव वाला। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से पूछा गया कि आपको कौन सा फोन पसंद है, मैं खुद आईफोन यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो फैमिली मेंबर है वो एमआई के एक अच्छे पोस्ट में, तो मैंने बोल दिया मेरे को एमआई पसंद है। क्या उसका डिमांड बढ़ेगा फ्यूचर में? आप खुद उसको खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्या कहते हैं? तो बायसनेस होता है, भेदभाव होता है। और एक सेलर अगर कंप्लीटली रिलाई कर रहा है उसके भरोसे, कस्टमर के रिस्पॉन्स के भरोसे, हो सकता है कि उसको धोखा मिल जाए। कस्टमर बहुत बार क्या होता है, खुद से मिस जज कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट को। जैसे कि मेरे से पूछा गया कि आपको फ़ोन में क्या चाहिए, तो आई सेड कि मेरे को एक ज़्यादा बड़ा बैटरी चाहिए, कैमरा से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे चलेगा। कंपनी वैसे मोबाइल बना दिया, देखे कि ना, बैटरी तो पहले भी ठीक था, कैमरा बेटर बोलना चाहिए था। ओहो, तो वो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, जिसके कारण मिसलेड हो जाते हैं हम लोग, सप्लायर लोग, और हमारे प्लान में चेंजेस लाकर, सब प्रोडक्ट में चेंजेस लाकर जो प्रोडक्ट आता है वो नहीं बिकता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ही कंफ्यूज है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस हुआ। व्हाट अबाउट द एडवांटेजेस? देखो, जब बल्क सेल करना हो, बहुत सारा सामान बेचना हो, ठीक है, तब ये चीज करना बेटर है। मानो हाउस होल्ड कस्टमर के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे ये फायदेमंद नहीं होगा। अब घर घर जा जाके पूछेंगे तो वहां पे ये फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन मानो मेरा काम है प्लास्टिक का, प्लास्टिक हम किसको बेचेंगे? जो फ्यूचर उसको सेल करेंगे। प्लास्टिक क्या इंटरमीडिएरी गुड्स है। तुमको अकेले प्लास्टिक का तो कोई काम नहीं होगा, प्लास्टिक से ये पेन बना, फाइबर से ये पेन बना, तो ये कंपनी पेन बनाने वाला किसी से फाइबर लिया होगा, राइट? है ना? मानो उस कंपनी को फाइबर देने वाला इंसान हम है, ठीक है। अभी कितना ही कंपनी होगा जो ये डिजिटल पेन बनाता है, 50, 100, सबके घर, सबके यहाँ एक एक आदमी भेजना है, उनसे पूछना है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है और सामान बनाना है। यहाँ पे ये हेल्पफुल है। लेकिन जहाँ पे सैंपल साइज बहुत बड़ा है, 100 करोड़, 150 करोड़, वहां पे पूछना वायबल नहीं होता। ओके, इन केस ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर ये हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। क्यों? इरेगुलरिटी इन कस्टमर्स बाइंग इंटेंशन। हर कस्टमर का अपना प्रेफरेंस होता है, वो लोग फ्यूचर नहीं देख सकते, अपने चॉइस को फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में उनको क्या जरूरत है। एंड द पॉसिबिलिटी कि बायर जो है उनका प्लान रियल ना हो, बस थिंकिंग हो। जैसे पूछा गया कि आप अपने फ़ोन में क्या क्या चेंजेस चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन एकदम एक डीएसएलआर का कैमरा जैसा हो, उसका बैटरी 5-6 दिन चले, उसका प्रोसेसर कोर i7 से भी फास्ट हो। आप क्या अफोर्ड कर पाओगे? नहीं। तो फ़ायदा ये डिमांड क्या होता है? एबिलिटी टू पे भी तो होता है ना, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे, है ना? तो फिर तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम लोग सीख लिए। एडवांटेजेस की ये बल्क सेल में काम आता है, डिसएडवांटेजेस कि बहुत बार कस्टमर का जो रिस्पॉन्स होता है वो बायस्ड होता है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेथड पे, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। इसका एक और नाम है सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड और ग्रास रूट अप्रोच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर ग्रास रूट अप्रोच। इसमें क्या होता है? अभी हम लोग किससे पूछ रहे थे? अभी हम लोग पूछ रहे थे भैया कंज्यूमर से, जो सामान को कंज्यूम करते हैं।
अब हम लोग एक सेलर है, हम लोग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अरे तुम एक दुकानदार के तौर पे सोचो, वो अपना मोहल्ला, अपने बगल वाला मोहल्ला, सबके आदमी लोग को जानता है। जस्ट इमेजिन, दुकानदार के ऊपर स्टेज में जो होलसेलर होगा उसका भी नेटवर्क होगा, उसके ऊपर जो होगा उसका भी नेटवर्क होगा। तो एक फर्म का अपना खुद का बड़ा सा नेटवर्क होता है। वो अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए डिमांड को फोरकास्ट कर सकता है। इस मेथड में जो सेल्समैन होते हैं उनको बोला जाता है कि आप एस्टिमेट करो कि इसका फ्यूचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल मोबाइल के फील्ड में हम लोग चल रहे थे, वहीं बात करते हैं। आईफोन 11 हमने पूछा, मैं आईफोन 11 का मैन्युफैक्चरर हूँ, टिम कुक, सीईओ। आई आस्क्ड एवरी सप्लायर, हर मानो धनबाद में, पटना में, झारखंड में, हर जगह, गोवा, महाराष्ट्र, सब जगह पूछा कि आईफोन का जो रिस्पॉन्स है वो आपको कैसा लग रहा है। जब आप कस्टमर को आईफोन बेच रहे हैं दुकानदार से, कि जब आप कस्टमर को आईफोन बेच रहे हैं तो वो बदले में क्या ज़्यादा कंप्लेन ला रहे हैं, या फिर उनको पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है, ये सब उनसे पूछो। इस बेसिस पे अपने डिमांड को देखो कि आपका डिमांड फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसमें कौन एस्टिमेट कर रहा है? स्वयं सेल्समैन। ये कौन सा फोकस है? सेल्समैन। ऊपर किस पे फोकस था? कस्टमर। यहाँ पे क्या है, कस्टमर भले ही बायस हो सकता है, सेल्समैन भी होता है बायस, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन एक कस्टमर का फ्यूचर प्रेडिक्शन उस लेवल का नहीं होगा जो एक दुकानदार का होगा। दुकानदार को पता रहता है कि इस चीज का डिमांड बढ़ने वाला, वो खरीद के ले आता है। क्यों? वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है कस्टमर्स के साथ, तो वो समझ रहा है। ठीक है। इस मेथड का एक बात है कि सेल्समैन जो होते हैं वो क्लोजेस्ट होते हैं कस्टमर के। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस। उनका सबसे क्लोज रिलेशन होता है पूरे सप्लाई चेन में। ठीक है। अभी सारे एस्टिमेट, मानो मैं टिम कुक था, एप्पल का सीईओ, तो सबसे पूछा, मानो 500 जगह से पूछा, सबको कंसोलिडेट करेंगे, मतलब एक जगह जमा करके एक शीट में रखेंगे और फिर बोलेंगे अच्छा ये चीज़ आया है, गुड में, बैड में, फ्यूचर इसका ऐसा लग रहा है इनको, चलो अब हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं कि कितना आईफोन 11 और बनाना है। ये एस्टिमेट के बेसिस पे फ्यूचर डिसीजन लिया जाता है। साथ ही साथ इन एस्टिमेट्स को देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है कि कोई भी बायस हो, कोई भी भेदभाव हो सेल्समैन की तरफ से, या फिर कुछ ज्यादा ही अच्छा वो सोच रहा, पेसिमिज्म। देखो, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, ये होता है अच्छा सोचना, बुरा सोचना। अगर आप भेदभाव में बहुत बुरा सोच रहे हैं, आईफोन बहुत महंगा है, फालतू है, नहीं बिकेगा, या फिर बहुत अच्छा सोच रहे हो, आईफोन का कैमरा जबरदस्त, आईफोन का सिक्योरिटी जबरदस्त, बहुत बिकेगा, ये दोनों बायस ओपिनियन है। आपको रैशनल सोचना है, समझदारी से, इमोशनली। तो ये सारे ऑप्शन जो रिव्यूज आते हैं, जो इंटरव्यू करने के बाद सेल्समैन से ओपिनियन आते हैं, ये सबको एलिमिनेट करके डिसीजन लिया जाता है। और भी फैक्टर्स पे ध्यान रखा जाता है कि हो सकता है सेलिंग प्राइस बदले, हो सकता है प्रोडक्ट का डिज़ाइन बदले, एडवर्टीजमेंट का तरीका बदले, कंपटीशन बदले, परचेजिंग पावर, जो इंसान महीना का 50 कमा रहा, हो सकता है वो लाख रुपया कमाए और अलग परचेज करे, इनकम अलग अलग हो लोगों का, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ के ऊपर बेस्ड है। फाइनल सेल फोरकास्ट कैसे आता है? ये सब चीज़ को देखते हुए, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम सेल्समैन से पूछते हैं कि भैया क्या, सेल्समैन अपना ओपिनियन देता है, उसमें से जो भी बायस्ड ओपिनियन है, भले वो ऑप्टिमिस्टिक हो, भले वो पेसिमिस्टिक हो, हटा दो। उसके बाद बाकी सारे फैक्टर्स पे ध्यान दो, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, एडवर्टीजमेंट, परचेजिंग पावर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, और फिर अपना डिसीजन लो। अभी भैया ये मेथड तो बड़ा सिंपल है, सीधे इंफॉर्मेशन लेना है हमको सप्लायर से, तो यही यूज करता होगा सब कोई। नहीं, यहाँ पे भी पर्सनल ओपिनियन होता है। हो सकता है एक दुकानदार के पास एमआई ज्यादा बिक रहा हो क्योंकि वो एक मिडिल क्लास सोसाइटी में अपना दुकान खोल के रखा है, बट एट द सेम टाइम जो मॉल में है वहां पे आईफोन ज्यादा बिक रहा है क्योंकि वो मॉल है, वहां पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ पीपल आएंगे, तो वो अपना पर्सनल ओपिनियन देगा। हो सकता है उसको आईफोन पसंद आ गया हो, बाकी कोई फोन पसंद ना आ रहा हो, तो उसमें उसका पर्सनल ओपिनियन भी तो हो सकता है। और तो और सेल्समैन जो है उनको, वो भी अनअवेयर होते हैं कि फ्यूचर में ब्रॉडर इकोनॉमिक चेंजेस क्या होगा। उनको पता था कोरोना आएगा नहीं,
फ्यूचर में डिमांड क्या होगा उससे वो लोग भी अनअवेयर होते हैं, हर सेलर परफेक्ट नहीं होता है। तो फोरकास्टिंग ये शॉर्ट रन में बेहतर है, ठीक है, शॉर्ट रन में आपको देख रहे हैं करना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन के लिए ये मेथड नहीं। तो हमने जो पहला मेथड पढ़ा सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, और जो दूसरा मेथड है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, एक कंज्यूमर फोकस्ड एक सप्लायर फोकस्ड, दोनों से हम लोग ये सीखते हैं कि भैया ये शॉर्ट रन में बिल्कुल ही सही नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे मेथड का, एक्सपर्ट ओपिनियन। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोफेशनल मार्केट एक्सपर्ट, जिसको उस मार्केट का नॉलेज हो, पढ़ाई लिखाई किया है, उसके बारे में अच्छे से जानता है, स्पेशलाइज्ड है, तो वो बेटर बता पाएगा फ्यूचर के बारे में। तो अलग अलग ऐसे एक्सपर्ट का काउंसिल बैठाते हैं हम लोग, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई यंग है, उसको नया टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि मार्केट कैसे चेंज होता है, उनको बैठा दो, ठीक है, और उनसे इंफॉर्मेशन लो, उनसे पूछो कि आपको क्या लगता है। उनका डिसीजन सबसे ज्यादा अनबायस्ड होता है, हो सकता है बायस हो, लेकिन सबसे ज्यादा अनबायस्ड यही लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। अभी एक टेक्निक है, इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, डेल्फी टेक्निक। ये ओलाफ हेल्मर के द्वारा बनाया गया था, रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए की। इसमें क्या है, वो बोलते हैं कि तुम लोग क्या करो, क्वेश्चनर प्रिपेयर करो टू अस, जिनको डिमांड फोरकास्ट करना है, क्वेश्चनर प्रिपेयर करो, 5-6 एक्सपर्ट का काउंसिल बैठाओ, उनको दो। अगर वो क्वेश्चनर के बाद आप किसी सोल्यूशन पे पहुंचते हो तो गुड, नहीं तो क्वेश्चनर में फिर रिवीजन करो, और जब तक आपको ऐसा क्वेश्चनर का रिस्पॉन्स ना मिले कि हाँ सबका मैच कर रहा है, तब तक उनसे सवाल पूछते हैं, ताकि एक सोल्यूशन पे आ पाओ, ठीक है। आगे इसका एक डायग्राम है, वो देखेंगे। देखो इसमें क्या, अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपन द ओपिनियन ऑफ बायर एंड सेल्समैन, फर्म सॉलिसिट द ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से पूछा जाता है, बायर या सेल्समैन से नहीं। एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में क्या होगा और क्यों, दोनों पूछता है, क्या होगा और क्यों, बिना रीजन का उनको नहीं बताना, वो एक्सपर्ट है, उनको इस चीज का पैसा मिलता है, ठीक है। फिर आपस में सब देखते हैं इसके बारे में, अगर कंसेंसस यानी कि रजामंदी होता है तो गुड, अगर नहीं होता है तो फिर अपडेट किया जाता है क्वेश्चन को और फिर से उनसे पूछा जाता है। अभी ये जो डेल्फी मेथड है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। ये मेथड जो है ये कब बेस्ट होता है भैया, जब इंटरएक्टेबल चेंजेस हो, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है और एक्सपर्ट ही है, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से, कोई इंडिया से, कोई अमेरिका से, कोई जापान से, कोई ब्रिटेन से, जो डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि बड़ा बड़ा डिसीजन कि आने वाला टाइम में, आज से 50 साल बाद नेशनल एनर्जी का कंजम्पशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक फोरकास्ट के बारे में मैं बताता हूँ आपको। कोयला जो होता है वो आज से 10 साल बाद 2031-32 में उसका जो रिक्वायरमेंट है वो होगा 2040 मिलियन टन। ये एक्सपर्ट ओपिनियन से पता चला था। तो इनसे पूछा गया कि जब इतना ज्यादा डिमांड होगा, इंडिया तो इतना प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, बोले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन बैठ के फोरकास्ट किया है डिमांड को। अभी लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन नीड्स, ये सारा चीज को देखते हुए, इन्वायरमेंटल इशू, लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब देखते हुए वो नेशनल एनर्जी का बारे में भी बताएंगे। ये लोग एक्सपर्ट है, ये लोग हजारों फैक्टर देखेंगे। डेल्फी टेक्निक जो होता है, इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है कि वो बहुत जन यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे ग्रुप प्रेशर नहीं होता, पर्सनल बायसनेस नहीं होता, एक्सपर्टाइज होते हैं लोग, इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनत, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी बता सकते हैं, रीजन देते हैं। तो इसका एडवांटेजेस है, स्पीड है, चीप है, तो ये सब इसका एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, थोड़ा पैसा देना होता है एक्सपर्ट्स को। ओके गाइस, हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं और उसमें अब हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड के ऊपर। देखो अलग अलग टाइप का मेथड अपन पढ़ चुके हैं। स्टैटिस्टिकल को बाकी सबसे सुपीरियर माना जाता है। जो जो हाईलाइट किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ, तुम लोग भी करते जाना और मेरे बात को ध्यान से सुनना, फिर रीडिंग करना।
इजी है। स्टैटिस्टिकल मेथड को बाकी सबसे सुपीरियर माना जाता है। रीजन, 3 रीजन। पहला साइंटिफिक, दूसरा रिलायबल और तीसरा फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। साइंटिफिक है, साइंस बैकअप देता है, भरोसेमंद है, सब्जेक्टिविटी का कोई बात ही नहीं आता, एकदम आसान है। ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग मेथड है। पहला है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, जिसको नाइव मेथड माना जाता है, उतना एक्सपीरियंस नहीं माना जाता। क्या होता है इसमें, ट्रेंड के बेसिस पे ये लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ट्रेंड के बेसिस पे कि पुराना में पहले से ऐसे होते आ रहा है तो अब फ्यूचर में ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे ये 2010 में था, ये 2011, ये 12, 13, 14, 15। अब 2015 में मानो हम लोग खड़े तो हम लोग सोचेंगे 16 में ऐसे होगा। पुराना पास्ट डेटा को देख के ट्रेंड को इमेजिन करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको क्रोनोलॉजिकली रखा जाता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट के हिसाब से, टाइम सीरीज के हिसाब से। सबसे पहले वाला डेट 2014, फिर उसके बाद आएगा 2015, फिर उसके बाद आएगा 2016, ताकि हम लोग ट्रेंड को प्रोजेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन का ट्रेंड 2016 से बढ़ना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जियो आया था। तो 2016, 17, 18, 19, 20 का हम लोग डेटा देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि 2021 में क्या होगा। ये जो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है ये भी अलग अलग होता है। जैसे कि ग्राफिकल मेथड, जो हम उन लोगों को ग्राफ बना के दिख रहे हैं, इसको फ्री हैंड प्रोजेक्शन भी बोलते हैं और ये सबसे आसान और सबसे कम खर्चा वाला है। लेकिन ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर वैसा ना हो जैसा तुम सोच रहे हो। जैसे कि मास्क के बारे में कोई सोचा था कि मास्क एंड सैनिटाइजर का मार्केट इतना ज्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट ग्राफिकल मेथड इज। सिंपल ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओ, जैसा ग्राफ बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ इंक्रीजिंग है तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में भी वो इंक्रीज होगा। ये उतना ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। एक आता है फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, जिसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये मैथ्स के जरिए होता है। इसमें दो वैल्यू मिलता है, एक मिलता है कैलकुलेटेड वैल्यू, एक मिलता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको कम से कम रखने का कोशिश किया जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग वंस अगेन। एक होता है कैलकुलेटेड वैल्यू, एक होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दोनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों का डिफरेंस को कम से कम रखा जाएगा। ये मेथड को ग्राफिकल मेथड से ज्यादा बेहतर माना जाता है। इनफैक्ट ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये सिंपल और काफी कम खर्चीला है एंड थोड़ा बहुत भरोसेमंद भी है उसके मुकाबले, ग्राफिकल मेथड के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे एक अजम्पशन है। ये अजम्पशन देखो, हम लोग सीखे दो फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर। ये अजम्पशन है कि जैसा पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, सेम टू सेम चेंज इस साल भी होगा। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, बट ये असम्पशन होना जरूरी है। अगर मानो इस साल हम लोग को समझ में आ रहा है कि वेरिएबल फैक्टर ज्यादा चेंज होगा तो हम लोग ये मेथड को अवॉइड करेंगे। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जहाँ पे साइकिल, फॉर एग्जाम्पल उठा गिरा ऐसा ग्राफ बन रहा है, वहां पे ये मेथड को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये उसी रिग्रेशन का बात हो रहा है। यहाँ पे एक इक्वेशन था y इज इक्वल टू a प्लस bx। y मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, x मतलब उस वैल्यू पे इतना डिमांड किया जा रहा है। हम लोग को a और b दे देता था, y या फिर x निकालने बोलता था। ये ध्यान रखना है कि y जो कि क्वांटिटी डिमांडेड बताता है वो डिपेंड करता है x के ऊपर। y जो क्वांटिटी डिमांडेड बताता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है x के ऊपर कि प्राइस क्या होगा, रिलेटेड कमोडिटीज का प्राइस क्या होगा, सब्स्टिट्यूट्स का, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होगा। भैया वो सब भी तो डिपेंड करता है। नहीं, वो सब एक्सप्लेनेटरी होता है। हम उससे पूछें कि यार आजकल कार ज्यादा बिक नहीं रहा है, तो तुम एक्सप्लेन करोगे भैया पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा हो गया है इसीलिए। सो ये एक्सप्लेनेटरी है, ये इंडिपेंडेंट है। बट कार का बिकना, कार का डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्टर, पेट्रोल का दाम। ठीक है, तो डिपेंडेंट फैक्टर होता है, इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट होता है y यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, और इंडिपेंडेंट होता है x। ओके,
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग बोलते हैं कि जो मार्केट है ना वहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मानो सब्जी मंडी में सबको बैठ गया, बोला कि यार जो आलू तुम लोग 10 रुपये केजी बेचता है, कल से 11 बेचो, सारा सब लोग। हम लोग देखना चाहते हैं कि मार्केट में इसका क्या असर पड़ता है, लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। अगर खरीदे तो अच्छा है, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। या फिर वो लोग बोलते हैं चलो एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये लोग खेल करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उसके बेसिस पे ये लोग डिसीजन लेते हैं, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्की है। देखो 3 चीज़ है जिसके लिए लोग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके ट्रेंड प्रोजेक्शन या फिर डिमांड फोरकास्टिंग नहीं करना चाहते। पहला, ये तो खर्चीला होता है। दूसरा, टाइम बहुत लगता है इस चीज़ को नोटिस करने में कि क्या हो रहा है। और तीसरा, रिस्की काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि जैसा आपने सोचा वैसा ना हो। बात करें अगर मार्केट एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो वो तो रिस्की है, लेकिन हम लोग कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी तो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मानो एक मॉल, हम लोग गए मॉल में, लोगों को मानो 5000 ईच दिए और बोले कि इसी मॉल से आपको जो जो लेना है आप लो। मॉल में फॉर एग्जांपल 4 कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड्स रखा हुआ है, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, स्पाइस, 4 ब्रांड है, उसको क्या बोलते हैं, माजा। ठीक है, अभी सोचो, कुछ लोग माजा लेगा, कुछ लोग लिम्का लेगा, कुछ लोग कोका लेगा, तो सबसे ज़्यादा क्या बिका, कोक बिका। अभी हम लोग कंज्यूमर से पूछेंगे आपने कोक क्यों खरीदा, कि हर किसी का अलग रीज़न होगा। समवन विल से कि इसका जो ऐड करता है दैट इज़ माय फेवरेट साथ, समवन विल से कि इसका पैकेजिंग अच्छा है, समवन विल से इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। सबका अपना रीज़न होता है, और उस रीज़न को हम लोग नोट डाउन करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। ये एक मॉल में हो रहा है, अगर मार्केट में होता तो काफ़ी खतरनाक बात होता है, बट ये मॉल में हो रहा है तो यार ये बेटर है। 2 मेथड, एक मार्केट में, एक मॉल में। मॉल वाला का नाम है कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, और मार्केट मतलब पूरा मार्केट में, हर दुकान में, हर गुमटी में ये चीज़ है। तो छोटा लेवल पे इसको करे तो ठीक है, बड़ा लेवल पे काफ़ी रिस्की है। अच्छा, इसके बाद जो मेथड है वो है बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। बैरोमीटर याद है क्या होता है? मीटियोरोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो वेदर बताते हैं, वो इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए बताते हैं, बैरोमीटर। उसी तरीके से इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो बैरोमीटर रखे हैं 3 टाइप का, एक लीडिंग इंडिकेटर, एक को इंसिडेंटल इंडिकेटर, एक लैगिंग इंडिकेटर। ये इंडस्ट्री के हिसाब से बता रहता है। लीडिंग इंडिकेटर मतलब किसका मार्केट बहुत ज़्यादा अप है या फिर बहुत ज़्यादा डाउन है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इक्विपमेंट जो होता है, कैपिटल गुड्स, मशीन वगैरह बहुत ज़्यादा डिमांड में आजकल। क्यों? लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। इसका मतलब देश इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, प्रॉस्पर कर रहा है। तो ये हुआ लीडिंग इंडिकेटर। एक होता है को इंसिडेंटल इंडिकेटर, ये अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में बताता है कि यार ये जो मोबाइल इंडस्ट्री वो फ्लरिश कर रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी घाटे में है, ये उसके बारे में बताता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल रेट ऐसा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसा है, ये सब कोइंसिडेंटल इंडिकेटर उनको बताता है। और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग का मतलब पता है क्या होता है? लैग मतलब फोन स्मूथ चल रहा है, अचानक से रुक रुक के चलने लगा। तो कुछ चीज़ की डिमांड होते हैं जो रुक रुक के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में जो मीटर लगा रहता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला या फिर वाटर वाला, अचानक से देखिए कि इसका डिमांड बढ़ गया। इसका क्या रीज़न होगा? लोग नया कनेक्शन ले रहे हैं, लोग नया घर बना रहे हैं। दैट इज़ अ गुड पॉइंट, दैट इज़ अ गुड साइन। सो लैगिंग इंडिकेटर उस टाइम पे काम आता है जब रुक रुक के डिमांड होता है। लीडिंग कौन सा बेहतर कर रहा है, कौन सी इंडिकेटर अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में हालात बताता है। सो ये था बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। काफ़ी आसान चैप्टर है। इसी के साथ हमारा डिमांड फोरकास्टिंग कंप्लीट।